नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रेयस जी बालोड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रत्नाचार्य, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आज हम अस्थि शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अस्थि शरीर क्या है? अस्थि शरीर आयुर्वेदिक एनाटॉमी ऑफ द ऑस्टियोलॉजी एंड बोन एंड स्केलेटल। अस्थि शरीर का वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, वाग्भट ने इत्यादि ने शारीर स्थान में अलग अलग जगह पे दिया है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी रेफरेंसेस है उसको कलेक्ट करके सुश्रुत को प्राधान्य रखते हुए, आचार्य सुश्रुत की चीज को प्राधान्य रखते हुए हम आज अस्थि शरीर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अस्थि क्या है? अस्थि शब्द अस्य धातु, अस धातु में थिन प्रत्यय लगाने से बनता है। अस्यते क्षिप्यते यत, अस कठिन धातु में थिन प्रत्यय लगाने से अस्थि शब्द की उत्पत्ति होती है और उसका मीनिंग ये होता है शरीरस्थ सप्त धातुअग्नि अंतर्गत धातु विशेषतः हार्ड इति भाषः। जैसा कि अमरकोश में दर्शाया गया है कि अस्थि को सामान्य व्यवहार में हार्ड और अंग्रेजी में बोन के हिसाब से पहचाना जाता है। सात जो आयुर्वेद के हिसाब से शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली मुख्य धातु ये है, वो सात धातु में से पांचवें नंबर की धातु है वो अस्थि धातु है। अस्यते इति अस्थि ही, अस्थि के पर्याय शब्द है किकस, कुल्यम, मेदोजम। ये तीन अस्थि के मुख्य पर्याय है। वायु की अस्थि धातु की उत्पत्ति गर्भावस्था के दरमियान जो भी धातु उत्पत्ति पार्थिव भाग से होती है और धातु उत्पत्ति क्रम में मेद धातु के बाद अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। उसकी विशेष चीजें हम आगे देखेंगे। तो अस्थि क्या है? तो सिंपली कहे तो अस्थि शरीर की जो भी सब कठिन धातुएं है, जैसे कि पार्ट है जो शरीर को चारों ओर से पकड़ के रखते हैं, या शरीर की अलग अलग धातुएं है जैसे कि धमनी है, शिरा है, मांसपेशी है, उन सबको अपनी जगह पे पकड़ के एक फ्रेमवर्क के लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम अस्थि कह सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी डिटेल में अस्थि की चर्चा की गई है। तो आयुर्वेद में अस्थि की चर्चा कौन से संदर्भ में की गई है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या जानते हैं? अस्थि है वो शरीर की पांचवी धातु है। अस्थि शरीर की सबसे कठिन धातु यानी हार्डेस्ट, जो भी उसकी थिकनेस है वो सबसे ज्यादा है। मज्जा वह स्रोतस का मूल है। जो अलग अलग प्रकार के 107 मर्म दिखाए बताए गए हैं उसमें से 8 मर्म अस्थिगत मर्म है, जिसमें पृष्ठ का कटिक तरुण मर्म, पृष्ठ का नितंब मर्म, पृष्ठ का अंशफलक मर्म और ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म में शंख। जैसा कि हम जानते हैं मेद धातु पे मेद धातुअग्नि की प्रोसेस होके उसमें से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है दो रेफरेंस कि गर्भावस्था के तृतीय मास में जब सारे अंग प्रत्यंग व्यक्त होने लगते हैं तब अस्थि धातु का भी निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और उस प्रक्रिया में मेद धातु पे जब मेद धातुअग्नि प्रोसेस करती है तब जो भी अवयव है उसमें वायु का शोषण होकर अस्थि की उत्पत्ति होती है, जिसकी थोड़ी डिटेल हम आगे देखेंगे। अस्थि धातु है उसकी उपधातु दंत यानी टीथ को कंसीडर किया जाता है। और अस्थि धातु के जो मल है चरक के अनुसार केस और लोम यानी बॉडी के जो
स्काल्प के हेयर और बॉडी की स्किन के अंदर आए हुए जो भी हेयर है उसको कंसीडर किया जाता है। और सारंगधर संहिता के अनुसार जो भी हमारे शरीर के नख है, नेल है, उसको भी शरीर अस्थि धातु का मल कंसीडर किया जाता है। अस्थि वह स्रोतस का भी वर्णन आचार्य चरक ने दिया हुआ है। और अस्थि वह स्रोतस का मूल मेद और जगन दो चीज को कहा गया है, क्योंकि अस्थि धातु की उत्पत्ति मेद में से होती है और अस्थियों के बीच में मेद, सरक्त मेद और पित्त मेद, जिसको वसा या मज्जा कहते हैं, वो आया हुआ है, इसलिए अस्थि वह स्रोतस का मूल उसको कहा जाता है। जगन यानी हिप प्रदेश का जो बोन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और उस प्रदेश के जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अस्थि का मुख्य कर्म है वो है शरीर को धारण करना। धारण करना यानी शरीर के जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि शरीर के अंदर आए हुई धमनी, शिरा, स्नायु, स्रोतस, नाड़ी और दूसरे भी जो भी अंग प्रत्यंग है उसको धारण करना, उसकी रक्षा करना, वो अस्थि धातु का मुख्य कर्म है। अब आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने अनुभवों के अनुसार, अपनी अपनी डिसिप्लिन के हिसाब से अस्थियों की संख्या दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू मेडिसिन थॉट्स ऑफ द स्कूल और आचार्य चरक और काश्यप के अनुसार देखे जाए तो शरीर के अंदर कुल 360 अस्थियां है। उसमें शाखागत यानी लिम्स में 128 अस्थि है। मध्य शरीर यानी एब्डोमेन और थोरेक्स के अंदर 140 अस्थि है। और सिर एंड ग्रीवा यानी हेड एंड नेक में 92 अस्थियां है। और उसी हिसाब से आचार्य वाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह के अंदर शाखा में यानी लिम्स में 140 अस्थि, फिर मध्य शरीर में 120 अस्थि और ऊर्ध्व चतुर्गत यानी हेड एंड नेक में 100 अस्थियां दी गई है। सुश्रुत आचार्य और भेल संहिता में कुल 300 अस्थि का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें शाखागत 120 अस्थि, मध्य शरीरगत 117 अस्थि और ऊर्ध्व जत्रुगत यानी शीर और ग्रीवा में 63 अस्थियां। और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से शरीर में 206 अस्थियां होती है, बोन्स होते हैं। उसमें से 6 बोन हमारे मिडल ईयर में होते हैं, जिसको ईयर ओसिकल्स कहा जाता है। रेस्ट 200 बोन्स है, वो हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक सोचने जैसी बात है कि आचार्यों ने जो नंबर्स ऑफ बोन दिए हैं वो इतने डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। और दूसरी बात कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से उसको एक साथ हम क्यों नहीं, उसके सिमिलर फिगर्स क्यों नहीं आ रहे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ज्यादातर डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे अस्थि के टाइप में, तो वहां पे हमें बहुत सारे कार्टिलेज बोन और टीथ का डिस्क्रिप्शन बोन के अंदर में कंसिडर किया गया है। कठिन धातु होने की वजह से अस्थि दंत को यानी टीथ को और कार्टिलेज को भी अस्थि गिना गया है। तो इस हिसाब से आचार्य चरक के हिसाब से और सुश्रुत के हिसाब से और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से अस्थियों की संख्या में डिफरेंस आ रहा है। दूसरी एक चीज सोची जाए तो जो आयुर्वेद में डिसेक्शन का डिस्क्रिप्शन है यानी मृत शरीर संशोधन का डिस्क्रिप्शन है, वो ऐसा बताया गया है कि ज्यादातर जो डिसेक्शन है वो हाइड्रो डिसेक्शन यानी शरीर को पानी में रख के कुछ दिनों बाद उसका डिसेक्शन किया जाता था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर डिसेक्शन है वो ओल्ड एज वाले पर्सन में या चाइल्ड वाले बच्चों की बॉडी का किया जाता होगा, क्योंकि इस ओल्ड यंग एज में यानी बच्चों का अगर बॉडी का डिसेक्शन किया जाए तो उसका ओसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से बोन के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होने की वजह से अस्थि की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और वृद्धावस्था में अगर डिसेक्शन किया जाए और देखा जाए तो काफी बार शरीर जीर्ण शीर्ण होने की वजह से नेचुरल बॉडी के पार्ट का फ्रैक्चर होने की वजह से भी बोन के बहुत सारे फ्रेगमेंट हो सकते हैं। ये दोनों संभावनाएं मेरी ओर से की गई है, लेकिन जो नंबर का वेरिएशन है उसमें मेन कोज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसेक्शन होगा पुराने जमाने में उसमें ज्यादातर बच्चों के शरीर का किया जाता होगा, ताकि नंबर्स ऑफ बस्ती ज्यादा दिख रहा है। एक प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे देखने को ये मिलती है, अगर
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन जिसको ओसिफिकेशन नहीं हुआ है उससे पहले उसको नंबर्स में कंसीडर किया जाए और टीथ को कंसीडर किया जाए, तो हम कुछ हद तक मॉडर्न मेडिकल साइंस के नंबर्स को और आचार्यों के नंबर्स को मिला जुला सकते हैं। अब अस्थि धातु की उत्पत्ति कैसे होती है या उसके मल और धातु उत्पत्ति कैसे होती है। तो पंचभौतिक संगठन है, जब अस्थि का पंचभौतिक संगठन है उसमें अग्नि महाभूत, वायु महाभूत और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। और मेद धातु पे जो हमारे शरीर की फोर्थ धातु है वो मेद धातु पर मेद धातुअग्नि और पंच महाभूताग्नि की प्रोसेस होके धातु पोषण क्रम के हिसाब से उसमें दो भाग निर्मित होते हैं, एक क्षार भाग और एक किट भाग। तो उसके किट भाग से शिरा यानी बॉडी की डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स और कंडरा यानी डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स के टेंडन का फॉर्मेशन होता है, जबकि उसके क्षार भाग में यानी उसके अच्छे भाग से उसका जो प्योर पार्ट है उससे अस्थि धातु का निर्माण होता है। और ये अस्थि धातु की उपधातु हमारे दंत यानी टीथ है और उसका मल यानी जो है वो हमारे हेयर और नेल्स है। अगर अस्थि धातु के गुण की चर्चा की जाए तो उसमें गुरुत्व यानी हेवीनेस होती है, खरत्व यानी ब्रिटल होते हैं, कठिन्य यानी उसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, स्थिरता स्थूलता यानी उसकी साइज भी ब्रॉडर होती है और वो बॉडी को अपनी जगह पे स्थिर रखने में, इमोबिलाइज रखने में हेल्प करते हैं। और मूर्तिमंत उसको हम फिजिकली देख सकते हैं। तो ये सारे जो भी पार्थिव गुण है वो अस्थि में देखने को मिलते हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने उसकी डेफिनेशन क्या देखी हुई कि आभ्यंतर गते ही सारे यथा तिष्ठन्ति गुरु आहा अस्थि ही सारे तथा देहिनाम ध्रुवम। एक बात निश्चित है कि जैसे जो भी वृक्ष होता है उसके मध्य में उसका सार भाग होता है जिससे वो वृक्ष स्थिरता से है या कितनी भी दिक्कतें आए फिर भी उसके बीच के वृक्ष के स्टेम के बीच के जो सार भाग होता है, बीच का जो पार्ट होता है, उसका सेंटर वाला जो पार्ट होता है, उसकी वजह से वो वृक्ष अपनी जगह पे स्थिर स्टेडीली खड़ा रहता है। वैसे ही हमारे शरीर को धारण रखने के लिए उसको अपने जो भी शेप है उसमें प्रॉपरली होने के लिए जो में दूसरी धातुएं आवृत रहती है। जैसा कि उस विदित है कि तस्मात् चीर विनष्टेषु त्वगमासेषु शरीणाम अस्थीनि न विष्यन्ति सारण्य एतानि देहिनाम मास अन्यत्र निबद्धानि शिराभिः स्नायुभिः तथा अस्थीनान्य अवलंबनम कृत्वा न सीर्यन्ते पतन्ति वा। अब ये दो श्लोक है, उसका हम भावार्थ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आचार्य का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि शरीर नष्ट होने पे जब आदमी की किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर पे आई हुई त्वचा, मांस, धमनी, शिरा, स्नायु, आशय, अवयव जो भी डिफरेंट बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है जैसे कि वेसल्स, मसल्स, ऑर्गन्स बहुत प्रोटीन लाइसिस प्रोसेस और उसी वजह से शरीर का नाश होना बहुत जल्दी होता है। लेकिन अस्थि धातु शरीर का क्षार भाग है, शरीर के बीच में आई हुई मध्य की धातु है, तो उसका नाश यानी उसका प्यूट्रिफिकेशन बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, इमीडिएटली नहीं होता है। और शरीर की दूसरी धातुएं है जैसे कि शिरा, मांस, स्नायु आदि यानी मांस यानी मसल्स, शिरा यानी सभी ब्लड वेसल्स और नर्व्स और स्नायु टेंडन्स और लिगामेंट्स और दूसरे भी जो आशय है शरीर के वाताशय, पित्ताशय, कपाशय, मूत्राशय, रुधिराशय या कोष्ठांग हृदय, फुफ्फुस, उंडुक, यकृत इत्यादि आशय अवयव ये सब अस्थि को अवलंबन करके रहे हुए हैं। अवलंबन यानी अस्थि के अंदर या अस्थि के साथ रहे हुए हैं जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिर नहीं जाते और इसीलिए ये धातुएं आशय जो भी अवयव है वो अस्थि उसको धारण करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। नटसेल में देखा जाए तो अस्थि शरीर की मध्य वाली धातु है और शरीर को फ्रेमवर्क कर देने वाला स्ट्रक्चर है।
अब देखते हैं जो भी आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अस्थि की संख्या है वो तो त्रीणी सष्टान्य अस्थिशतानी वेदवादिनो भाषन्ते। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि वेदवादिनो यानी कि चरक इत्यादि जो स्कूल ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करते हैं वो आचार्यों का मत है षष्ठी की संख्या 360 होती है, लेकिन शल्य शास्त्र के हिसाब से स्कूल ऑफ मेडिसिन सर्जरी के हिसाब से या जो अस्थि की संख्या है वो 300 होती है, जिसमें से शाखा में यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में 120 अस्थि होते हैं, मध्यम शरीर यानी एब्डोमेन और थोरेक्स ट्रंक में 117 अस्थि होते हैं, सिर और ग्रीवा में 63 अस्थि होते हैं। तो इस हिसाब से आचार्य सुश्रुत के हिसाब से 300 अस्थियों को 300 बोन्स को हम एनाटोमिकली लिम्स में 120, इसमें से ईच लिम्ब में 30 बोन्स, अपर लिम्स में 60 बोन, लोअर लिम्ब में 60 बोन, मिडल ट्रंक में 117 बोन्स और हेड एंड नेक में 63 बोन्स होते हैं। अब जो हमारे लिम्स है उसमें अस्थि की गिनती कैसे होती है, तो उसका एक यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें से पादांगुली यानी हम एग्जाम्पल के लिए अभी हस्त का देखेंगे, तो हर एक अंगुली में 3-3 अस्थि का कंसिडरेशन किया गया है। 3-3-3 यानी 5 अंगुली में 15 अस्थि हुए। फिर हस्तांगुली शलाका, हस्ती के तल में आया हुआ जो शलाका प्रदेश है, मेटाटार्सल, टार्सल या कार्पल जो भी रीजन है उसमें 10 अस्थि आए हुए हैं। फिर कुर्च और गुल्फ में यानी मणिबंध और कुर्च में 10, तो इस हिसाब से कुल 10-10-15 यानी 35 अस्थि हो गए। उसके बाद पाशणी में 1, जगन में 2, झानु में 1, उरु में 1, टोटल 30 अस्थि का डिस्क्रिप्शन हुआ। अब उसी हिसाब से दूसरे लिम्स में और बाहु में भी हो सकते हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे निर्देश तंत्र युक्ति का उपयोग करते हुए दिखाया है कि पाद की एक अंगुली में 3-3 यानी 15 जो भी है वो फेलेंजिस है, फेलेंजियल बोन है 15, 10 है वो मेटाटार्सल या टार्सल या कार्पल बोन है 10। फिर जो कुर्च और गुल्फ यानी एंकल जॉइंट और व्रिस्ट जॉइंट के रीजन में आने वाले जो बोन है कार्पल या टार्सल बोन है वो 10 है, मेटाटार्सल भी 10 है या मेटाकार्पल भी 10 है, पार्षणी हिल में 1 है, जगन यानी लेग रीजन में जो बोन है वो 2 है जैसे कि टिबिया और फिब्युला, जानू में नी रीजन में 1 है पटेला, और उरु में यानी थाई रीजन में 1 बोन है जिसको हम फीमर कह सकते हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को अभी इसके साथ इंटरकोरिलेट करें तो फेलेंजियल बोन है वो हमें पता है 14 होते हैं, फिर मेटाटार्सल या मेटाकार्पल 5 होते हैं और कार्पल बोन 8 होते हैं और टार्सल बोन 7 होते हैं। फिर पाषणी को मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसको हम हिल कहते हैं वो हिल है वो टार्सल बोन में कंसीडर किया गया है, लेकिन आयुर्वेद में उसका अलग से उल्लेख है। जघन के जो बोन है, जंघा के जो बोन है वो 2 जंघा प्रदेश यानी लेग रीजन में 2 बोन होते हैं जिसको हम टिबिया और फिब्युला के साथ इंटरकोरिलेट कर सकते हैं। जानू है उसको हम पटेला के साथ, उरु को हम फीमर के साथ कंसीडर कर सकते हैं। अब हस्त में देखने जाए तो जो हमारे बोन है वो फेलेंजिस के 15 रहेंगे, फिर मेटाकार्पल के यानी जो मेटाकार्पल है वो 10 रहेंगे, फिर व्रिस्ट के जो बोन है कार्पल बोन है वो 10 रहेंगे, रेडियस और अल्ना 1-1 रहेगा, फिर हमारा ह्यूमरस है वो 1 रहेगा। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसमें यही युक्ति लगाई जा सकती है कि आचार्यों ने जो डिसेक्शन किया होगा वो शायद नियोनेट्स का या छोटे बच्चों का
या चिल्ड्रन के केडेवर का किया होगा, ताकि उसमें ओसिफिकेशन अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होगा और उसकी वजह से मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ सिंगल बोन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसीलिए उन्होंने नंबर्स ऑफ अस्थि ज्यादा दिखाए हैं। इसकी वजह से ये हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब हम मिडल शरीर यानी ट्रंक के अस्थि की गिनती करें तो ट्रंक के अंदर बहुत सारे अलग अलग रीजन में दिखाए गए, जैसे कि श्रोणी में 5, श्रोणी यानी पेल्विक रीजन में 5 बोन दिखाए गए हैं। उसमें से गुद भग नितंबेसु चत्वारी यानी गुद भग और नितंब में 4 बोन और त्रिक प्रदेश में 1 बोन, यानी गुद वाले रीजन में यानी पेरिनल रीजन में, भग वो भी पेरिनल रीजन का हिस्सा है, नितंब यानी बटक्स और त्रिक में 1। तो यहाँ पे हम ऐसी युक्ति लगा सकते हैं कि पेल्विक रीजन में कुल 5 अस्थियों की गिनती की गई है, जिसमें से जो हमारा पेल्विक बोन है, हिप बोन है, उसके लेफ्ट एंड राइट हिप बोन में हमें पता है कि उसमें 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो दोनों ओर से जो इलियम है वो एक एक नितंब के अस्थि हुए, फिर भग में जो है उसको हम इस्चियम कह सकते हैं और गुद का जो अस्थि है उसको हम सेक्रम और कोकिक्स के साथ जोड़ सकते हैं। त्रिक में जो अस्थि है उसको हम कोकिक्स के साथ कंसीडर कर सकते हैं। पार्श्व षट्त्रिशत एकस्मिने द्वितीय अपि एव, मीन्स पार्श्व में जो हमारे दोनों साइड की रिब्स है, पार्श्व का जो पार्ट है, रिब्स केज वाला जो पार्ट है, और रिब्स केज के जो टोटल बोन है वो एक साइड में यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों में से एक साइड में 36 होते हैं। इस हिसाब से पार्श्व के दोनों ओर के मिला के 72 होते हैं। तो यहाँ पे हमें मेडिकल साइंस के हिसाब से पता है कि जो रिब्स है उसकी संख्या 12 है, दोनों साइड की मिला के 24 है। तो यहाँ पे 3 गुना संख्या हो रही है। तो यहाँ पे हम ये युक्ति लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है और रिब्स के पार्ट को अलग अलग किया जाए, उसका हेड अलग किया जाए, उसका शाफ्ट अलग किया जाए और उसका जो ट्यूबरकल है उसको अलग किया जाए, तो इस हिसाब से 72 बोन्स को कंसीडर कर सकते हैं। फिर पृष्ठ में 30 अस्थि की गिनती की गई है, यानी वर्टेब्रल कॉलम के जो बोन्स है वो 30 है। सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा और सेक्रल वर्टेब्रा है, लंबर वर्टेब्रा है, सेक्रल वर्टेब्रा है, कोकिक्सियल वर्टेब्रा है। उसकी जो संख्या है वो आचार्यों ने पृष्ठ के 30 अस्थि ऐसे दी गई है। उरह के अंदर 8 अस्थि यानी जो कोस्टल कार्टिलेज है वो 8 है, उसमें उरह के जो है वो 6 है और अक्षक यानी जो क्लेविकल है उसको अलग से डिस्क्राइब किया गया है आयुर्वेद में। तो अक्षक यानी क्लेविकल रीजन में जो क्लेविकल है बोन है वो लेफ्ट एंड राइट 2 है। उरह प्रदेश के जो स्टर्नम है उसके साथ अटैच जो कोस्टल कार्टिलेज है उसकी संख्या 6 दी गई है। इस हिसाब से उरह प्रदेश में 8 अस्थि की गिनती की गई है और अंश फलक यानी स्केप्युला को यहाँ पे ट्रंक के बोन में कंसीडर किया गया, उसकी संख्या 2 दी गई। इस हिसाब से श्रोणी में 5, पार्श्व में 72, पृष्ठ में 30, उरह प्रदेश में 8, अंश फलक में 2, टोटल 117 अस्थि की गिनती की गई है। अब हेड एंड नेक में जो भी बोन्स है उसका हम कैलकुलेशन करें तो देखिए तो ग्रीवा प्रदेश में 9, कंठ की नाड़ी 4, हनु के अस्थि 2, दंत 32, नासागत 3, तालुगत 1, गंडकर्ण शंखगत 2 2 2 यानी टोटल 6, सिर के कपाल 6, इस हिसाब से टोटल 63। अब ग्रीवा के 9 अस्थि, तो ग्रीवा में क्या किसको कंसीडर करेंगे? सर्वाइकल वर्टेब्रा जिसकी संख्या 7 है और उसके साथ हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीपिटो एटालांटिक जॉइंट के जो पार्ट है उसको। इस हिसाब से ग्रीवा में 9 अस्थि होते हैं। कंठ नाड़ी, यहाँ पे आयुर्वेद में कार्टिलेज बोन को भी अस्थि कंसीडर किया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेकिया का जो अपर पार्ट है और लेरिंग्स का जो पार्ट है, लेरिंग्स है, उसको हम कंठ नाड़ी कंसीडर करें लेरिंग्स के साथ ट्रेकिया को, तो उसमें ये 4 अस्थि की गिनती होती है। हनु, हनु है वो हमारा जो है तो मैंडिबल और मैक्सिला, ये जो बोन है वो टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं, अनुसंधि बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 बोन अपर जो और लोअर जो, इस हिसाब से 2 अस्थि की गिनती कंसिडर कर सकते हैं।
दंत यानी टीथ, तो आयुर्वेद में दंत और दंतोदुखल यानी टीथ और मैंडिबल और मैक्सिला में आए हुए एलोलर जो भी टूथ सॉकेट है उसको कंसीडर किया जाता है। तो 32 की संख्या है नासागत, तो के वूमर, नसल, कार्टिलेज और जो भी इथमोइड, स्पिनोइड और फ्रंटल बोन के डिफरेंट पार्ट है वो कुल मिला के नासा में 3 अस्थि बनाते हैं। तालु हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, पर्टिकुलरली हार्ड पैलेट तालुगत एक अस्थि है। गंड, कर्ण और शंख यानी मैक्सिला बोन, टेम्पोरल बोन के जो डिफरेंट पार्ट है वो मिला के 6। और सिर कपाल, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, पराइटल बोन, जो भी ये स्कल्प के जो बोन है, स्कल के जो बोन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। इस हिसाब से कुल 63 अस्थि होते हैं। तो इस हिसाब से आचार्य सुश्रुत के हिसाब से 120 अस्थि शाखा में, 117 अस्थि मध्य शरीर में और 63 अस्थि हमारे ऊर्ध्वांग में यानी हेड एंड नेक रीजन में हो सकते हैं। अब अस्थि के टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद के हिसाब से अस्थि के 5 टाइप्स ऑफ अस्थि का डिस्कशन किया है। एतानी पंचविधानी भवन्ति तद्यथा कपाल, रुचक, तरुण वलय, नलक, संज्ञानी। उसमें 5 टाइप दिया गया। पहला कपालास्थि, द्वितीय रुचकास्थि, तृतीय तरुणास्थि, चतुर्थ वलयास्थि, पंचमी नलकास्थि। तो कपाल कर्पर संज्ञानी यानी जो फ्लैट है, कर्पर है, मीन्स अगर सिंपली कहा जाए तो जो मिट्टी का पोट होता है उसको अगर तोड़ दिया जाए और उसके जो पीसीस होते हैं वो कैसे फ्लैट होते हैं, उस हिसाब से जो भी बोन का शेप है, फ्लैट है, उसको कर्पर कहा जाता है। रुचक यानी टीथ, दंत, तो हमारे जो टीथ है उसको आयुर्वेद में अस्थि के हिसाब से कंसीडर किया है। उसकी संज्ञा है वो तरुण, रुचक है वो है ये तरुणानी। तरुण अस्थि यानी कार्टिलेज बोन, जो बोन नहीं है लेकिन बोन की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, या बोन के आर्टिकुलर एरिया में आए हुए जो कार्टिलेज पार्ट है उसको हम तरुणास्थि कह सकते हैं। वलयानी जो राउंड शेप में है, आर्क शेप में जितने भी अस्थि है, पर्टिकुलरली रिब्स और वर्टेब्रा है, उसको वलयिक अस्थि कंसीडर कर सकते हैं। अस्थानाम स्थान विशेषण धर्म विशेषात नाम विशेष पंचविध। और जो नलक है यानी जो लॉन्ग है, नलक नली की तरह लंबे हुए है बोन है, उसको नलक अस्थि कहा गया है। यहाँ पे अस्थि का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके स्थान विशेष और उसके शेप विशेष, धर्म यानी शेप, तो उसके जो शेप है, उसका स्थान है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आयुर्वेद में 5 टाइप के अस्थि का डिस्कशन है। फ्लैट बोन, टीथ, कार्टिलेज बोन, आर्क शेप बोन और लॉन्ग बोन। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कपाल आयुर्वेद में अस्थि के टाइप क्या है, तो आपको 5 टाइप्स लिखने हैं। कपालास्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि, वलयास्थि, नलकास्थि। तो कपालास्थि यानी फ्लैट बोन, दर्शनास्थि या रुचकास्थि यानी टीथ, तरुणास्थि यानी कार्टिलेज बोन, वलयास्थि यानी आर्क शेप्ड बोन और नलकास्थि यानी लॉन्ग बोन्स। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कपालास्थि कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं, तो आचार्य सुश्रुत बताते हैं जानु, नितंब, अंश, गंड, तालु, शंख, सिरह, सुकपालानि। जानु का जो अस्थि है यानी जो पटेला बोन है, नितंब का जो अस्थि है हिप बोन है, अंश का जो अस्थि है यानी जो स्केप्युला है, गंड का अस्थि है यानी जो मैक्सिलरी बोन है, तालु है, पैलेट है, शंख है जो टेम्पोरल बोन है, और सिर के कपाल यानी फ्रंटल बोन, पराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये जो सारे बोन है वो कपालास्थि के एग्जाम्पल्स है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो कपालास्थि है उसमें जनुअस्थि, नितंबास्थि, अंशस्थि, गंडास्थि, तालुअस्थि, शंखस्थि, सिर कपालास्थि। तो जानुअस्थि यानी पटेला, नितंबास्थि यानी हिप बोन, अंशस्थि यानी स्केप्युला, गंडस्थि यानी मैक्सिलरी बोन, शंखस्थि यानी टेम्पोरल बोन और सिर कपाल यानी फ्रंटल बोन, पराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन को हम कंसीडर करेंगे। दशनास्तु रुचकानी यानी जो हमारे टीथ है वो रुचकास्थि है।
ત્રાણ કर्ण ग्रीवा अक्षिकोशेषु तरुणास्थीनि। जो हमारे ईयर के जो एक्सटर्नल ईयर के जो कार्टिलेज पार्ट है उसको हम जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ध्राण कर्ण ग्रीवा अक्षिकोशेषु तरुणानी, यानी नासागत, नेर, नोज, कर्ण, ईयर, ग्रीवा, हेड एंड नेक और अक्षिकोश। तो आईबॉल के ऑर्बिट के अंदर के अस्थि यानी एक्सटर्नल ईयर के बोन्स, नोज के कार्टिलेज बोन, नेक रीजन में आए हुए लेरिंग्स और ट्रेकिया और अक्षिकोशेषु ऑर्बिट के आए हुए जो अस्थि है वो तरुणास्थि यानी कार्टिलेज बोन है। पार्श्व पृष्ठ उरह सुवलयानी, यानी पार्श्व और पृष्ठ यानी रिब केज के रिब्स और जो भी वर्टेब्रा है वो सुवलयास्थि है। शेषाणी नलकानी, बाकी के जो सभी बोन है वो नलक है, लॉन्ग बोन्स है। अब नलक अस्थि में कौन कौन से अस्थि आते हैं? तो उसमें आते हैं हस्त, पादांगुली, तले, कुर्च, मणिबंधयो, बाहु, जंघा, यानी जो भी हमारे अपर लिम और लोअर लिम के जितने भी बोन्स है वो नलकास्थि में आते हैं। तो ये हुआ हमारा अस्थि सारी, अस्थि के टाइप्स, अस्थि का बेसिक डिस्क्रिप्शन। और इसके लिए कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की चैनल के इस वीडियो के ड्रॉप बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।